हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर इंटरनेट का 4 स्टार्ट करने वाला है हिंदी का। तो वीडियो देखने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का इंटरनेट वाला। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। यानी लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रहित है, प्रकाशित कब, उसका नाम क्या है। तो भट्ट निबंध माला है। क्या है, 2 खंडों में ये विभाजित है कि नहीं। तो कौन सा है, भट्ट निबंध माला है। कौन सा, भट्ट निबंध माला है, बालकृष्ण भट्ट के कौन सा है। यानी एक यार ट्रिक है कि नहीं, बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध हुआ था, तो कौन हुआ, तो भट्ट लास्ट में, तो भट्ट निबंध माला है। क्या है, भट्ट निबंध माला है। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। तो सुखमय जीवन किनकी रचना है, तो किनकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के है। किनके है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। सुखमय जीवन किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। तो लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, जांग में लगी थी। कहाँ लगी थी, जांग में लगी थी। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, याद रखिए, जांग में लगी थी। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, जांग में लगी थी। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे, तो 1922 ईस्वी में अमेरिका गए हुए थे। जयप्रकाश नारायण शिक्षा के लिए कब गए थे अमेरिका, तो 1922 ईस्वी में गए थे। कब गए थे, 1922 ईस्वी में गए थे। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक में करप्शन का कारण किसे बताया है। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक में करप्शन का कारण किसे बताया है, तो चुनाव का खर्चा जो होता है अत्यधिक होता है, उसको करप्शन बताया है। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है, तो चुनाव का खर्चा को बताया। किसके, चुनाव के खर्चा को बताए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस प्रकाशित हुआ था, किस वर्ष प्रकाशित हुआ। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक यानी जो कब प्रकाशित हुआ था, तो कब हुआ था, 1925 ईस्वी में इनका हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकारता करता है, उसे क्या कहते हैं। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे दिगंबर कहते हैं। जैन धर्म का संप्रदाय जो होता है क्या कहलाता है, दिगंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, दिगंबर कहलाता है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है, तो 2 भागों में लिखा गया है। कितना भागों में, 2 भागों में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है, 2 भागों में लिखा गया है। कितना, 2 भागों में लिखा गया है। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो कौन किया था, सच्चिदानंद हीरानंद व तस अज्ञा जी ने किया था। कितने, लेखक जितेंद्र का एक त्यागपत्र अंग्रेजी अनुवाद था, किसने किया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद व तस अज्ञा ने किया है। किसने किया है, सच्चिदानंद हीरानंद व तस अज्ञा ने किया है। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को किस पेज यानी कितना पेज रोज पढ़ने को कहा था। यानी मालती के जो चैप्टर है, यानी कितना बोला गया था रोज चैप्टर में, कितना रोज यानी पेज पढ़ने के लिए बोला गया था, तो 20 पेज पढ़ने के लिए बोला गया था। कितना पेज, 20 पेज बोला गया था पढ़ने के लिए। कितना पेज, 20 पेज बोला गया था। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। यानी लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे, भगत सिंह के पिता और उनके चाचा थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा थे, लाला लाजपत राय के क्या थे, सहयोगी थे। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। कौन है, कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। क्या थे, कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है शारदया, किस वर्ष प्रकाशन हुआ था, तो हुआ था 1959 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशित हुआ था, 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी उराव भाषा में क्या होता है, तो भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है, भाड़े का मजदूर। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, उराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। धांगर शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, किसने आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। किसने आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह के पर क्या किया था, गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। किनके, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। ऐसे क्वेश्चन है, किसने आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था, तो राजकुमार शुक्ल के कारण गए थे। कहाँ, गांधी जी चंपारण गए थे। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने कराया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने, सम्राट अशोक ने करवाया था। लेखक मोहन राकेश के पिता जी का नाम क्या था, यानी लेखक मोहन राकेश जो है, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो क्या था, करमचंद गुगलानी था। क्या था, करमचंद गुगलानी था। मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गुगलानी था। क्या था, करमचंद गुगलानी था। मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे, तो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के थे। 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के थे मोहन राकेश। किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे, तो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के कथाकार थे। 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के कथाकार थे। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी, तो 13 वर्ष की थी। धन्नो कितने वर्ष की थी, 13 वर्ष की थी। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी, 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की, 13 वर्ष की थी। 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। असिस्टेंट प्रोफेसर थे, यानी किस विश्वविद्यालय में थे, तो सागर विश्वविद्यालय में थे। किस में थे, सागर विश्वविद्यालय में थे। कौन, नामवर सिंह विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। कब, यानी 1959 से 1960 ईस्वी में 1 साल रहे हुए थे। कहाँ से, सागर विश्वविद्यालय में रहे हुए। कहाँ, सागर विश्वविद्यालय में। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति है। यह युक्ति किस पाठ की है। मित कथन में अति कथन की अधिक शक्ति है, तो किसकी है, तो प्रगीत और समाज में। किनकी है, प्रगीत और समाज में। किनकी है, मित कथन और अति कथन से अधिक शक्ति है। कहाँ, प्रगीत और समाज में है। कहाँ, प्रगीत और समाज में। मित कथन में अति कथन का अधिक शक्ति है। कहाँ, प्रगीत और समाज में। कहाँ, प्रगीत और समाज में है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो किया गया था 1900 कब किया गया था, 95 में ईस्वी में किया गया था। कब किया था, 1995 ईस्वी में। और लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या किया था, सम्मानित किया गया था। कब, 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में किया गया था। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, तो सुरक्षा कहाँ है, सूरज की रोशनी में होती है। सुरक्षा कहाँ है, सूरज की रोशनी में है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, तो सूरज की रोशनी में। कहाँ है, सूरज की रोशनी में है। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्म के स्क्रिप्ट किसने लिखा है, तो किसने लिखा, उदय प्रकाश ने लिखा है। कौन लिखा है, उदय प्रकाश ने। प्रकाश का टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हुए कौन, उदय प्रकाश लिखे हुए। कौन लिखा है, उदय प्रकाश लिखे हुए। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट किसने लिखा है, तो उदय प्रकाश लिखा है। कौन लिखा है, उदय प्रकाश लिखे हुए हैं। तिरिच शीर्षक पाठ में
SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था। यानी इनके जो सिस्टर थी, यानी उनके कितने साल की थी, 30 पार्ट में है उनके वैवाहिक जीवन कितने साल का था, तो वो भी 13 साल का था। ये 13 साल का था। कितने साल के? 13 साल। यानी सिपाही की माँ भी थी ना, तो धनु उसमें भी 13 साल की थी। ठीक है, तो इसमें 30 सिस्टर पार्ट में HSO का वैवाहिक जीवन काल कितने का था 13 साल का था। कितना था? 13 साल का था। निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है। कौन शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है? यानी शिक्षा जो चैप्टर है किनकी है? जे कृष्णमूर्ति से है। किनके? शिक्षा जो चैप्टर लिखा है किनकी है? जे कृष्णमूर्ति के। किनके है? जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा है। आ बड़ी ई बड़ी ऊ, यानी इसको बोला जाता है आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ। तो यानी कौन सा इसमें स्वर होता है? इसमें दिया ह्रस्व दिया है, मूल दिया है और दीर्घ दिया है। ये सब इसमें बढ़े कि नहीं? यानी इसमें कौन हो जाएगा? दीर्घ स्वर होगा। कैसा होगा? दीर्घ स्वर होगा। आ मतलब बड़ी ई दीर्घ, यानी दीर्घ ई दीर्घ ऊ क्या है? तो दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। क्या? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर होती है। क्या होती है? स्वर होती है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? अविह जोड़ कार होता है। क्या होता है? अविह जोड़ कार होता है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? अविह जोड़ कार होता है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? अविह जोड़ कार होता है। क्या होता है? अविह जोड़ कार होता है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? अविह जोड़ कार होता है। अविह जोड़ कार होता है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? अविह जोड़ कार होता है। अविह जोड़ कार होता है। उसके बाद आपका अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? यानी अनुस्वार जब उसको क अनुस्वार कन बोलते हैं कि ना, अ अनुस्वार अन, तो वैसे ही अनुस्वार की ध्वनि को प्रकट करने के लिए चिन्ह क्या ऊपर क्या लगाया जाता है? लिपि के चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो बिंदु लगाया जाता है। बिंदु को बोलते हैं कि ना, अनुस्वार क अनुस्वार कन, अ अनुस्वार अन, म अनुस्वार मन, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तो बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार के ऊपर क्या लगाया जाता है? बिंदु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बिंदु लगाया जाता है। उसके बाद आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट ठ जो भी होता है, ट ठ में जो भी होता है सब होता है, कौन होता है? मृदा होता है। कौन होता है? मृदा होता है। ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है? मृदा होता है। क्या होता है? मृदा होता है। ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है? मृदा होता है। शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द निम्नलिखित में कौन है? तो शुद्ध शब्द कौन होगा? संवाद है। कौन है? संवाद है। ये निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो संवाद है। कौन सा है? संवाद है। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? यानी द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा लगता है? चिन्ह लगता है। तो योजक चिन्ह लगता है। कौन सा लगता है? यानी हाइफन योजक चिन्ह वाला लगता है। कौन लगता है? योजक चिन्ह लगता है। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है। कौन लगता है? योजक चिन्ह लगता है। कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है? तो कावेरी नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। याद रखें, कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? यानी जो भी नदी होती है कौन सी होती है? कावेरी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द कौन लिंग है? ये निर्माण ज्यादा करके कौन, यानी किसी भी चीज को बनाता है तो कौन बनाता है? पुल्लिंग बनाता है। ये निर्माण शब्द कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा। कौन है? निर्माण शब्द कौन लिंग होगा? पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। भीख शब्द क्या है? भीख शब्द क्या है? तो भीख शब्द होता है तद्भव होता है। भीख शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। भीख क्या होता है? तद्भव होता है। भीख शब्द क्या है? तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। भीख शब्द क्या है? तो तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। भीख शब्द क्या है? तद्भव होता है। नाला शब्द का स्त्रीलिंग, यानी नाला का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नाली होता है। क्या होता है? नाला का स्त्रीलिंग नाली होता है। नाला का स्त्रीलिंग क्या होता है? नाली होता है। नाला की स्त्रीलिंग नाली होती है। क्या होती है? नाली होती है। नाला की स्त्रीलिंग क्या होती है? तो नाली होती है। नाला की स्त्रीलिंग क्या होता है? नाली। नाला की स्त्रीलिंग नाली। में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? में किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? अधिकरण का होता है। किसका होता है? अधिकरण का होता है। में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो अधिकरण का होता है। किसका होता है? अधिकरण। में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो अधिकरण का होता है। किसका होता है? अधिकरण का होता है। में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस पे पड़ेगा उसको क्या कहते हैं? कर्म। क्या क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं।
छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? यानी छत से नीचे उतरी है यानी अलग हुई है कि नहीं, तो ये अपादान कारक होता है। छत से उतरी हुई लता यानी कौन सा कारक होता है? अपादान होता है। अपादान से यानी अलग का होता है, तो छत से अलग हुई है कि नहीं, तो कौन सा उसमें होगा? अपादान होगा। कौन होगा? अपादान होगा। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान होगा। कौन सा होगा? अपादान होगा। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम है? हिंदी में कुल कितने स्वरनाम है? तो हिंदी में 11 स्वरनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वरनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं? तो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा, तो ये कौन सा स्वरनाम है? यानी जो कमाएगा वही खाएगा, तो कौन सा स्वरनाम होगा? तो इसमें कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। यानी जो कमाएगा वही खाएगा ना, यानी एक दूसरे को बता रहे हैं, जो कमाएगा वो सबको बता रहे हैं कि जो कमाएगा वही खाएगा, तो इसमें कौन हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का, किसी को बता रहा है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? यानी तो गुण तो नहीं ना बता रहा है, परिणाम बता रहा है, इससे क्या बता नहीं रहा गिन कर, तो इसमें कौन सार्वनामिक विशेषण होगा? कौन होगा? सार्वनामिक विशेषण होता है। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। वह लड़का क्या है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। जिस शब्द से किस काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से काम करना या होना का समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। यानी क्रिया मतलब काम होता है कि नहीं, यानी कार्य भी होता है, तो काम होना या करने या होना समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है किस काल का उदाहरण है? खाता है कि नहीं? अभी बर्थडे का हमेशा खाता है, तो वर्तमान काल होता है। वह खाता है, तो कौन सा काल हो जाएगा इसमें? वर्तमान काल होगा। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण। किसका है? वर्तमान काल का उदाहरण। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितना? 5 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। अव्यय कितने होते हैं? 5 होता है। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? यानी शब्दांश शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश यानी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निर्वाह, निर्वाह शब्द में उपसर्ग, यानी निर्वाह में उपसर्ग, ये उपसर्ग पहले होता है, तो इसमें कौन हो जाएगा? नीर, यानी नीर होगा। तो नी तो नहीं, नीर, निर्वाह र आ रहा है नहीं, तो इसमें कौन हो जाएगा? नीर में र में हलंत हो जाएगा, नीर हो जाएगा। कौन? हलंत वाला हो जाएगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा? हलंत वाला होगा। कौन होगा? हलंत हो जाएगा। निर्वाह में शब्द उपसर्ग कौन होगा? हलंत वाला यही होगा, यानी नीर होगा। भिरांत शब्द में प्रत्यय क्या होगा? भिरांत प्रत्यय पहले लास्ट में पूछ रहा है। भिरांत अंत, भिरांत अंत आ रहा है कि नहीं, तो इसमें कौन होगा? त ड, तो वो ड रत क्या होगा? इसमें भिरांत अंत आ रहा है कि नहीं, तो लास्ट में कौन होगा? अंत होगा। क्या होगा? अंत होगा। आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंद शब्द का विशेषण क्या होता है? आनंदित होता है। क्या होता है? आनंदित। आनंद शब्द का विशेषण क्या होता है? आनंदित होता है। आनंद शब्द का विशेषण क्या होता है? आनंदित होता है। क्या होता है? आनंदित होता है। उसके बाद, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष कहते हैं। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। धर्माद धर्म, धर्माद धर्म कौन सा समास है? यानी धर्मा धर्म, यानी धर्मा धर्म हाइफन वाला आ जाएगा, यानी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। कौन होगा? द्वंद्व समास होगा। धर्मा धर्म कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। धर्माधर्म कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन होगा? द्वंद्व समास होगा। उसके बाद, ध्यान में मग्न साधक, ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है?
ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो कौन सा? विशेषण पदबंध का उदाहरण है। कैसा? विशेषण पदबंध का उदाहरण। ध्यान में मग्न साधक, ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो विशेषण पदबंध का उदाहरण। किसका? विशेषण पदबंध का उदाहरण है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होता है। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अर्थ की दृष्टि से याद रखिए कितने भेद होते हैं? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन वाक्य है? सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य? संयुक्त, यानी पूरा कुहासा जाता है कि नहीं, तो कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, तो ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य होगा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। शुद्ध वाक्य क्या है इसमें? साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? यानी कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? तो धनद होता है। क्या होता है? धनद होता है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो धनद होता है। क्या होता है? धनद होता है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो धनद होता है। याद रखिए क्या होता है? धनद होता है। किसका? कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? धनद होता है। क्या होता है? धनद होता है। आत्मा शब्द का विलोम क्या है? आत्मा का विलोम क्या होता है? परमात्मा। तो आत्मा का विलोम क्या होता है? परमात्मा होता है। आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है? परमात्मा। आत्मा का विलोम क्या होता है? परमात्मा होता है। क्या होता है? परमात्मा। आत्मा का विलोम क्या होता है? परमात्मा। आत्मा का परमात्मा। जिसके पानी में चक्र है, एक शब्द क्या कहते हैं? जिसके पानी में चक्र है उसे क्या कह सकते हैं? तो चक्र पानी कहा जाता है कि नहीं? यानी सरस्वती जी को जिसके पानी में चक्र है उसको क्या कहा जाता है? चक्र पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्र पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्र पानी कहा जाता है। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है कि यानी साहसिक कार्य करना, साहसिक कार्य यानी कार्य करना, साहसिक कार्य करना होता है। साहसिक, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साहसिक कार्य करना होता है। क्या होता है? साहसिक कार्य करना होता है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साहसिक कार्य करना होता है। क्या होता है? साहसिक कार्य करना होता है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ साहसिक कार्य करना। योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी साथ रहे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। योग न होने पर भी साथ रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। जो योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। जो योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कौन सा व्यंजक है? यानी क ख ग से लेकर प तक ले होता है, ये कौन सा व्यंजक होता है? तो ये सब होता है स्पर्श व्यंजन होता है। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। क वर्ग, च वर्ग, ये तो प तक ले होता है ना, ये कौन सा व्यंजन होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन तक होता है। कौन होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? यानी उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? यानी उत जोड़ चारण होता है। क्या होता है? उत जोड़ चारण होता है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ चारण होता है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ चारण होता है। क्या होता है? उत जोड़ चारण होता है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ चारण होता है। म का उच्चारण स्तर क्या होता है? प फ ब भ, म जो भी होता है वो कौन सा होता है? ओष्ठ पर आता है। म का उच्चारण स्तर क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। म का उच्चारण स्तर क्या होता है? ओष्ठ होता है। शुद्ध शब्द कौन है? यानी 4 ऑप्शन दिया है इसमें से उसको खोजना रहता है। शुद्ध शब्द कौन होता है? तो अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन होता है। शुद्ध शब्द कौन है? तो अध्ययन है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? अध्ययन है। कौन है? अध्ययन है। प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? तो जो भी सागर के जो भी नाम होती है, नदी के नाम होती है, कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लज्जा शब्द कौन लिंग है? लज्जा शब्द यानी ज्यादातर देखो लाज मतलब लगता है ना स्त्रीलिंग है। तो लज्जा शब्द कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। लज्जा शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग होगा। लज्जा शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जीव शब्द क्या है? जीव शब्द क्या है? तो जीव भी तद्भव होता है। जीव शब्द कौन क्या है? तद्भव होता है। जीव शब्द क्या है? तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव होता है। जीव शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। उसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण? उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का उदाहरण। किसका है? संप्रदान कारक का उदाहरण। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का उदाहरण। किसका है? संप्रदान कारक का उदाहरण है। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होता है? तो उपनिवेश शब्द का विशेषण होता है औपनिवेशिक होता है। क्या होता है? औपनिवेशिक होता है। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होता है? औपनिवेशिक होता है। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होता है? औपनिवेशिक होता है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई है? इन रस्सी का जो टुकड़ा है उसमें बटुआ लौटाने वाले को कितना इनाम दी गई है थी? तो 20 फ्रेंच दी गई थी। 20 फ्रैंक दी थी। कितना? 20 फ्रैंक दी थी। कितना दिया गया था? इनाम दिया गया था 20 फ्रैंक दिया गया था। 20 फ्रैंक दिया गया था। क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या था? क्लर्क का नाम क्या था? क्लर्क की जो मौत हुई उसमें शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या था? तो इवान दमी चित्र चेरव को था। याद रखिए इतना, इवान दमी चित्र था। शॉर्ट में याद सकते हैं, इवान दमी चित्र था। क्या था? क्लर्क की मौत उसमें जो मौत होती है उसमें क्या था? तो इवान दमिचित्र चेराव को था। इवान दमिचित्र चेराव को था। शीर्षक पेशागी पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? शीर्षक जो पेशागी पाठ है, शीर्षक पेशागी पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? यानी पेशागी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो क्या था? फ्रेंकचा था। क्या था? फ्रेंकचा। याद आएगा क्या था? फ्रेंकचा था। क्या था? फ्रेंकचा। पेशागी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो फ्रेंकचा था। क्या था? फ्रेंकचा था। क्या था? फ्रेंकचा था। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो सूफी संत मोहिदी। सूफी संत मोहिदी थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो सूफी संत मोहिदी थे। कौन थे? सूफी संत मोहिदी थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? सूफी संत मोहिदी थे। कौन थे? सूफी संत मोहिदी थे। कौन थे? सूफी संत मोहिदी थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? सूफी संत मोहिदी थे। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो इनके जो गुरु हैं सूफी संत मोहिदी है, और मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो प्रेम के पीर के कवि है। कैसे है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी। शॉर्ट में याद से मलिक मोहम्मद जायसी के कवि कौन है? प्रेम के पीर के है। क्या है? प्रेम के पीर के कवि है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन है? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। किसके? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ होता है गोद होता है। क्या होता है? गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो ये किस भाव के हैं? तो ये वात्सल्य भाव के हैं। क्या है? वात्सल्य भाव के हैं। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो वात्सल्य भाव के हैं। क्या है? वात्सल्य भाव के हैं। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो वात्सल्य भाव के हैं। क्या है? वात्सल्य भाव के हैं। सूरदास रचित मुख्यतः जो पद है किस भाव के हैं? वात्सल्य भाव के हैं। क्या है? सूरदास। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का
वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है? यानी पिता नंद के गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन है, तो किस पद में वर्णित है? तो किस पद में? द्वितीय पद में वर्णित किया गया है। किस पद में? द्वितीय पद में वर्णित किया गया है। यानी पिता जो है नंद के गोद में बैठकर यानी भोजन कृष्ण का भोजन कर रहे हैं। कौन सा पाठ में मतलब दिया गया है, वर्णित है? तो द्वितीय पद में है। किस में है? द्वितीय पद में है। तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? यानी तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तो ये था क्या बोला? राम बोला था। क्या था? राम बोला था। क्या था? राम बोला था। तुलसीदास के क्या था? तुलसीदास के मुंह बोला नाम क्या था? तो राम बोला था। क्या था? राम बोला था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो ये क्या था? नरहरि दास था। क्या था? नरहरि दास था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास था। क्या था? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो नरहरि दास था। क्या था? नरहरि दास था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु क्या था? नरहरि दास है। राम लल्ला नहचु, राम लल्ला नहचु किस कवि की रचना? राम लल्ला नहचु किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? तो ये है कौन है? तुलसीदास के। किसके? तुलसीदास है। राम लल्ला नहचु किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की रचना है। राम लल्ला नहचु किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास की। किसके है? तुलसीदास की है। नाभादास रचित भक्तमाल, नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपयों में कितने भक्तों के रचित वर्ण है? यानी कितने 316 छपयों में कितने भक्तों के रचित वर्ण है? तो इसमें है कितने? 216 भक्तमाल के, मतलब इसमें नाभादास के रचित भक्तमाल के यानी 316 छपयों में जिससे कितना है भक्तों के चरित वर्ण? इन 356 जो है ना, तो भक्तमाल में है, ठीक है, लेकिन उसमें से कितने भक्तों का वर्णित किया गया है? तो 200 वर्ण, वो 200 वर्णों का मतलब 200 भक्तों का क्या किया गया था? वर्णित किया गया। 200 भक्तों का वर्णित किया गया है। 6 पंक्तियों के गेह पद को क्या कहते हैं? छप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पा कहते हैं। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1613 ईस्वी में कवि भूषण का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कवि भूषण यानी भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1613 ईस्वी में कवि जन्म हुआ था। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में भूषण का जन्म हुआ था। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का तो निरूपण है? तो 105 अलंकारों का निरूपण है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है तो 105 अलंकारों का। याद रखिए शिवराज जो भूषण है कितने अलंकारों का है? 105। कितना? 105 अलंकारों का क्या है? निरूपण किया गया। कितना? 105 अलंकारों का। करवाल का अर्थ क्या होता है? यानी समझ तलवार चाहे करवाल, बात बराबर आ रहा है कि नहीं? तो करवाल का अर्थ क्या होता है? तलवार होता है। क्या होता है? तलवार होता है। करवाल का अर्थ क्या होता है? तलवार होता है। करवाल का अर्थ क्या होता है? तलवार होता है। करवाल का अर्थ क्या होता है? तलवार होता है। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नाटक नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? तो इनका रचनाकाल क्या है? तो कब हुआ था? यानी याद 1928 में हुआ था। क्या हुआ था? जयशंकर प्रसाद रचित घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। क्या था? 1928 ईस्वी में इनका रचनाकाल हुआ था। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? तो 1928 ईस्वी। क्या है? 1928 ईस्वी है। 99वां क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या था? यानी कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या था? तो इनका क्या था? श्रद्धा था। कामायनी जो महाकाव्य की नायिका का नाम क्या था? तो श्रद्धा था। क्या था? श्रद्धा था। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या था? श्रद्धा था। क्या था? श्रद्धा। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्थ वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवियत्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो कौन थी? महादेवी वर्मा ने प्राप्त की थी। कवियत्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है क्रांस स्कूल में जो है उसमें कवियत्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो कौन से? महादेवी वर्मा में की थी। कौन किए थे? महादेवी वर्मा ने। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छेना मेरा। यह पंक्ति कौन सी कविता की है? कौन से कविता? तो पुत्र वियोग की बोल रहा है ना।
फिर भी कोई कुछ कर न सका, फिर छीन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी, या छीन गया मेरा। तो कौन सी है? पुत्र वियोग जो बोलती है, यानी अपने भाषा में तो कौन सा चैप्टर से लिया गया है लाइन से? तो पुत्र वियोग से लिया गया। किससे लिया गया? पुत्र वियोग से लिया गया। किससे लिया गया? पुत्र वियोग से लिया गया है। नया खून नामक पत्र का नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया है? तो कहाँ से किया था? नागपुर से किया था। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया है? तो नागपुर से किया है। कहाँ से किया है? नागपुर से। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया है? तो नागपुर से किया है। कहाँ से किया है? नागपुर से किया है। कहाँ से? नागपुर से किया है। निम्नलिखित में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? किस कवि ने लंबी कविताएं प्राय लिखी है? तो कौन लिखी है? गजानन माधव मुक्ति। इनका नाम ही कुछ बड़ा है कि नहीं? तो ये कौन ही कविता लिखी है? गजानन माधव मुक्ति बोध ने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है। कौन लिखे है? गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। कौन लिखे? गजानन माधव मुक्ति बोध ने प्राय क्या किया? इनका बड़ा नाम है कि नहीं? मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध ये लंबी कविताएं ही लिखे हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी रचना? आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। किसकी है? रघुवीर सहाय की। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की है। किसकी है? रघुवीर सहाय की। आत्महत्या के विरुद्ध की किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। किसकी है? रघुवीर सहाय। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब से पश्चिम से कौन आते हैं? अधिनायक जो शीर्षक कविता में पूरब से पश्चिम कौन आते हैं? तो नंगे बुचे नर कंकाल आते हैं, यानी नर कंकाल। अधिनायक जो शीर्षक कविता है पूरब से पश्चिम से कौन आते हैं? तो नंगे बुचे नर कंकाल आते हैं। कौन है? नंगे बुचे नर कंकाल आते हैं। अधिनायक जो शीर्षक चैप्टर है पूरब से पश्चिम यानी बुद्ध की तरह कौन आता है? नंगे बुचे नर कंकाल आता है। कौन आता है? नंगे बुचे नर कंकाल आता है। नंगे बुचे नर कंकाल आता है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या है? तो कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है? तो कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह है। निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी जो 1992 रघुवीर सहाय स्मृति प्राप्त हुआ था किनको हुआ था? तो किसको हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल को हुआ था। किसको हुआ? विनोद कुमार शुक्ल को हुआ था। 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किसको हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ था। किसको हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ था। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? एक चक्र नगरी क्या है? तो ये सब क्या है? काव्य नाटक है। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? तो कवि नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? तो काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है? यानी गांव के घर में जो है टिकुली साटने के लिए क्या किस पेड़ से निकाला जाता था? तो सहजन के पेड़ से निकाला जाता था टिकुली साटने के लिए। किसके पेड़ से? सहजन के पेड़ से। किसके? सहजन के पेड़ से निकाला जाता था। इस तरह से आपका 100+ ऑब्जेक्टिव नेट वाला समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।